गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक इन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप लोगों की? बोर्ड्स बहुत नजदीक है तो अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए सभी। तो आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी का थर्ड और वैसे चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने कभी सोचा है कि नए ऑर्गेनिजम्स कैसे पैदा होते हैं या फिर जो नए फ्लावर्स हैं, नए प्लांट्स कैसे बनते हैं? कि जब बारिश का मौसम आता है तो उनके छोटे छोटे पौधे भी खिल जाते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, उनका क्या मेथड है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? सोचा है आपने कभी? उस सभी चीजों को आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। रिप्रोडक्शन के मेथड्स को स्टडी करेंगे, रिप्रोडक्शन के टाइप्स को स्टडी करेंगे, डीएनए क्या है, वेरिएशंस क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने कंटेंट लिखा है इस चैप्टर में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आएगा डीएनए, इंपॉर्टेंस क्या है डीएनए कॉपिंग की, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, रिप्रोडक्शन की टाइप्स, सेक्सुअल, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस किस तरीके से ये होता है, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इन सभी को हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे और इनके एग्जांपल्स के देखकर कि कैसे ये होता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लाइंग प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, पुबर्टी क्या है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, फर्टिलाइजेशन क्या है, बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स क्या है। तो ये सभी इस चैप्टर की कंटेंट है। आप नोटबुक लेकर बैठा कीजिए, साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहिए। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही आपको अच्छे से याद रहेगा। आपके एग्जाम आने वाले हैं तो अपनी तैयारी अच्छी रखिए। लिख लिख के आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से याद रहेगा। तो हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। रिप्रोडक्शन, formation of new life from pre-existing life is called reproduction। रिप्रोडक्शन होता है यानी कि जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है लाइफ, जो ऑर्गेनिज्म पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहले से प्रेजेंट है, उन्हीं से नए ऑर्गेनिजम्स का बनना, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स पहले से एग्जिस्ट थे, उसी के बाद ही तुम्हारे नए ऑर्गेनिज्म पैदा हुए हैं, यानी कि जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, उन्हीं से ही नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होना रिप्रोडक्शन कहलाता है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी प्लांट है, फ्लावर का प्लांट है, और जब हमें एक प्लांट लगाया जाता है उसके बाद उसमें फ्लावर्स उगते हैं, तभी उसके बाद नए फ्लावर आने लगते हैं ना, यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी उसी से ही न्यू लाइफ प्रोड्यूस होती है। प्लांट लगाया, उसमें फ्लावर्स आए, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? अगर रिप्रोडक्शन ना हो, नए ऑर्गेनिजम्स पैदा ना हो, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या आपको लगता है कुछ फर्क पड़ेगा? अगर नए बच्चे पैदा ना हो, फ्लावर्स उगेगा दोबारा, नए प्लांट्स ना हो, कोई ट्रीज ना हो, नए कोई एनिमल्स आगे रिप्रोड्यूस ना करे, कुछ नया हो ही ना, तो क्या होगा? आपको ये सब तो पता है ना कि डेथ तो होनी है, निश्चित है। तो जो डेड ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं उनकी रिप्लेसमेंट के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। यानी अगर कोई 100 पीपल की डेथ हुई है तो नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोड्यूस होना जरूरी है। क्यों? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, ताकि इस लाइफ पर, इस अर्थ पर जो लाइफ है, जो जिंदगी की कंटिन्यूटी है, वो बनी रहे, ऑर्गेनिजम्स गायब ना हो जाए। डायनासोर्स थे, कहाँ गए? खत्म कर दिया। चलो वो अलग चीज है कि वो नुकसानदायक थे, हमारे लिए सही नहीं थे, वो अगर धरती पे होते तो हम ना होते। पर अगर वो उसकी लाइफ, उनकी कंटिन्यूटी नहीं हुई लाइफ की, तो वो गायब हो गए। तो इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म डेड होते हैं उनकी रिप्लेसमेंट के लिए और हमारी अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर जो जिंदगी है उसकी लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो ओल्ड वन है वो रिप्लेस हो जाए न्यू ऑर्गेनिज्म। हम इसकी टाइप पढ़ेंगे। टाइप्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल और सेक्सुअल, इसमें डिफरेंस हम इसके बाद स्टडी करेंगे कि क्या डिफरेंस है, असेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नोट डाउन कर लो इसको, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। The individuals produced by reproduction are similar to each other and their parents। जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, जो नए ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिनका फॉर्मेशन होता है, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, सेम दिखते हैं, और वो पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट्स के जैसे भी दिखते हैं। और ऐसा क्यों होता है? The similarity is due to DNA।
आप लोगों ने कुछ सुना होगा, आपको भी कई लोग कहते हो कि इसकी आंखें पापा से मिलती है, इसका नाक मम्मी से मिलता है, इसके बाल दादा पे गए हैं, ऐसा सुना होगा आपने। ये इसी के कारण होता है क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो हमारी मदर और फादर दोनों से मिलकर आया है, तो उन दोनों के जो ट्रेट्स है वो भी हमारे अंदर शामिल हो जाते हैं। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें तो हूबहू पेरेंट की जैसे ही उसके ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, उसके जो बच्चे पैदा होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। जैसे फ्लावर्स आपने देखे होंगे, फ्लावर्स में कुछ अलग होता है। अगर रोज का प्लांट आपने देखा है तो उसके सारे फूल एक जैसे लगे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें कोई भी डीएनए में चेंज नहीं आता, तो वही हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है डीएनए कॉपी के लिए। डीएनए कॉपी हुआ है पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग में, ये क्यों जरूरी है? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन, ताकि बॉडी का डिजाइन सेम रहे, मदर फिर फादर के जैसा बॉडी का डिजाइन आएगा। ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स, वही जैसा मैंने अभी बताया कि ट्रेट्स जितने भी मदर पेरेंट्स के गुण थे वो आगे बच्चे में ट्रांसफर होंगे। वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डीएनए कॉपी, जब डीएनए को कॉपी किया जाता है, जब मदर और फादर से डीएनए बच्चे में जाता है, तो उस टाइम पर जो वेरिएशन है यानी कुछ वैरायटी ऐड करके करी जाती है, तो वो उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया जाता है डीएनए कॉपी के टाइम पे कि कुछ वेरिएशंस आती है। अब आप हूबहू तो अपने मम्मी पापा जैसे नहीं दिखते, मिलते जुलते हैं, यानी कि 60% मान लो कि वो अपने पेरेंट्स के जैसा दिखते हैं, बाकी जो 40% है वो आपके अंदर वेरिएशंस है जो कि आई है डीएनए कॉपिंग के दौरान। तो अब डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है? वेरिएशन एंश्योर स्पीशीज कैन सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। जब जो कंडीशंस है वो स्पीशीज, जो भी स्पीशीज कहीं पे मान लो रह रही है, वो स्पीशीज के फेवरेबल नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है वो एरिया, वो जो कंडीशन है उसके अनुकूल नहीं है, तो वो वेरिएशन एंश्योर करेंगे कि स्पीशीज भी वहां पर सर्वाइव कर सके। यानी कि वेरिएशन एंश्योर करती है कि स्पीशीज है कोई भी जाकर जाती है वहां भी सर्वाइव कर सके, जबकि उनको जो अनुकूल परिस्थितियां उनको नहीं दी जा रही। एग्जांपल देखते हैं इसका। If there were population of bacteria living in water, मान लो कि एक population है बैक्टीरिया की, वो पानी में रहती है, the temperature rises suddenly, एक दूसरे पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, most of the bacteria would die, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी हो गई तो वो पानी गर्म हो गया, तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें मर जाएंगे, but few variants resistant to heat would survive and grow further, परंतु कुछ बैक्टीरिया जिसमें ये वेरिएशन है कि वो हीट को सर्वाइव कर सकते हैं, गर्मी को सहन कर सकते हैं, वो ग्रो करेंगे फर्दर और वहां पर वो सर्वाइव हो जाएंगे। वेरिएशन इवोल्यूशन में भी जरूरी है। आपने सुना होगा जिराफ है, जो जिराफ की आपको पता है गर्दन कितनी लंबी होती है, तो इसी पे स्टोरी है, स्टोरी इवोल्यूशन की स्टोरी कि जिराफ की ना पहले गर्दन नॉर्मली थी, ठीक है, छोटी गर्दन थी जैसे गाय होती है ना उसी हिसाब से, बट उसका क्या था, उसको बड़ी पत्तियां खानी थी, पेड़ के ऊपर वाली पत्तियां खानी थी, तो धीरे धीरे उसका इवोल्यूशन आया, उसकी गर्दन लंबी हो गई। ये आया वेरिएशन के कारण, कुछ वेरिएशंस होती हैं, ये वेरिएशन आएगी जब डीएनए कॉपिंग होता है, डीएनए कॉपिंग होगा तब वेरिएशंस आती है, तो ये चेंजेस है, ये इवोल्यूशन लाते हैं, यानी कि एक न्यू ऑर्गन बना देते हैं या पहले वालों से कुछ अलग तरीके का कुछ बन जाता है, तो ये होती है वेरिएशन। वैसे ही जैसे बैक्टीरिया हमने पढ़ा था, बैक्टीरिया था पानी में रहते थे, उनकी पूरी कॉलोनी थी पानी में रहती थी, एकदम से पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और जो बैक्टीरिया उस गर्मी को सहन नहीं कर पाए वो मर गए, परंतु जो कुछ थे वेरिएंट्स ऐसे थे जो हीट को सर्वाइव कर सकते थे वो जिंदा रहे और फिर फर्दर उन्होंने उस पानी में ग्रो करना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड विद अ सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल जिसमें सेक्सुअल का कोई रोल ना हो, यानी कि इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स का तो ये है ही नहीं और मोस्टली एनिमल्स का भी ये नहीं है, तो ये प्लांट्स की बात हो रही है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है या लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो इसमें कोई भी गैमेट्स का इंक्लूडेड नहीं होता है। गैमेट्स यानी कि जो सेक्स सेल्स होती है उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रहता है। इसके 6 टाइप्स है, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। अब हम इन सबको वन बाय वन स्टडी करेंगे।
टूटेगा दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, बाइनरी यानी कि दो, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स है वो स्प्लिट होगा दो न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और मल्टीपल का नाम से है दो से ज्यादा, मल्टीपल बहुत सारे। तो फर्स्ट है हमारा बाइनरी फिजन, इसका एग्जांपल है बाइनरी फिजन इन एमीबा। एमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक ही सेल है, डाइजेशन एक्सक्रीशन सब कुछ करने के लिए अमीबा के पास एक ही सेल पाई जाती है। इसको स्टीडोपोडिया बोलते हैं, फोर्स फीट जिससे ये चलता है, यानी कि ऐसा शो करता है कि उसके पैर है बट उसको स्टीडोपोडिया बोलते हैं, यानी कि फोर्स फीट। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पर इसके साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो ये पेरेंट अमीबा है। अब पेरेंट अमीबा के फर्दर हुआ इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस का इलोंगेशन हुआ, फिर इलोंगेशन होते हुए ये इतना हुआ, उसके बाद जो न्यूक्लियस थी देखो डिवीजन हो गई न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की, इधर वाला हिस्से का साइटोप्लाज्म इधर आ गया, इधर वाले हिस्से का उधर गया। अब ये फाइनली स्प्लिट हो चुके हैं दो डॉटर सेल्स के अंदर, यानी कि एक पेरेंट अमीबा से ये तीन प्रोसेस होकर हमारे पास दो डॉटर सेल्स यानी कि दो नए अमीबा, नए ऑर्गेनिजम्स बन चुके हैं। तो ये है हमारा बाइनरी फिजन, यानी कि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से स्प्लिट होगा वो, उसके बाद हमारे को दो न्यू ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, उसको बोलते हैं फिजन। फिजन यानी कि स्प्लिट होना, दो हिस्सों में टूटना, ठीक है। बाइनरी फिजन यानी दो हिस्सों में टूटना। उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन क्या है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल फिजन, यानी कि जब एक पेरेंट ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होते हैं मैनी आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम टाइम पर, यानी कि सेम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, दो नहीं बल्कि बहुत ज्यादा और में, उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। सेम वही पेरेंट है प्लाज्मोडियम का, ठीक है, प्लाज्मोडियम पेरेंट है। अब इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, फिर ये क्या हुआ, इसमें फर्दर डिवीजन हुई अंदर और डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन हुआ, बहुत सारे एक जैसे दिखने वाले डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन हो गया। अब धीरे धीरे जब उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो वो जो उसकी आउटर लेयर थी वो ब्रेक हो गई और जो डॉटर सेल्स है उनका रिलीज होना स्टार्ट हो गया, तो डॉटर सेल हो गए रिलीज। अब एक पेरेंट प्लाज्मोडियम से कितने सारे डॉटर सेल्स रिलीज हो गए, तो ये है मल्टीपल फिजन, यानी कि एक सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म जो कि आइडेंटिकल हो, एक जैसे दिखते हो, एक ही टाइम पे उनका रिलीज हो जाना, उनका प्रोडक्शन होना और फिर उनका रिलीज हो जाना, इसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है पहले हम इसको देखते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ बॉडी ऑफ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पीसेस और मैच्योरिंग ईच फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मुझे कोल्ड है इस वजह से मेरी आवाज थोड़ी आपको अलग लग रही होगी, तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए। यानी कि एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का ब्रेकडाउन होना, ठीक है, और फिर उसको एक नए ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाना, दो या दो से अधिक ज्यादा भी पीसेस हो सकते हैं, तो फिर एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हो जाना, फॉर्मेशन हो जाना, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी बॉडी को टूट के ऑर्गेनिजम्स बनना। अब ये हो गया, ठीक है, एग्जांपल है इसका एल्गियोस्पाइरोमेगा, इसके साथ इसको पढ़ते हैं, इसमें डिफरेंस देखेंगे फिर क्या है। रीजनरेशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, ऑर्गेनिज्म की बॉडी पार्ट से भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करवाना है रीजनरेशन। सेम लग रहा है अभी तक कि इसमें भी तो टुकड़े हुए हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया ना, लेकिन इसका जो डिफरेंस है ये है कि ये एक एल्गी है, इसका कहीं से भी कोई भी टुकड़ा उठाओगे ना तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, बट इसमें ये जरूरी है कि उस पीस में पूरा मतलब इसके तीन पार्ट हुए ना प्लेनिंग के, तो ये हिस्सा इसका सिर वाला हिस्सा नीचे वाला ग्रो करेगा, सेंटर वाला ऊपर और नीचे का, और जो लास्ट वाला ऊपर का, तो इसका बॉडी का जो डिवाइड है वो सही से होना जरूरी है ताकि वो रीजनरेट कर सके। उसी ऑर्गेनिज्म से उसने अपना सिर और पैर निकाल दिए, तीन न्यू ऑर्गेनिज्म बन गए। इसका ये अलग था कि किसी भी कहीं से भी कर दो तो वहीं से उगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ एन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर यानी कि जिसमें दो या दो से ज्यादा सेल्स पाई जाती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म का बॉडी का ब्रेकडाउन दो या उससे ज्यादा पीसेस में, ताकि जो मैच्योर होके हर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए। एग्जांपल है इसका एल्गी, एल्गी में स्पाइरोमेगा।
Regeneration, the process of getting back a full organism from its body part. उसके बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करवाना कहलाता है रीजनरेशन। ये प्लेन एरिया का एग्जांपल है, रीजनरेशन इन प्लेन एरिया। इसका डायग्राम बना लीजिए, रफ डायग्राम चाहिए आप बना लीजिए। आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको ये डायग्राम्स मिल जाएंगे। तो जब आप ये डेफिनेशंस अगर आपको एग्जाम में आती है तो इनका एग्जांपल लिखेंगे, उसका डायग्राम भी बनाएंगे, तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे को पूरी नॉलेज है। तो आप प्लीज जो भी आपको डायग्राम इजी लगते हैं ना, इस तरह के डायग्राम्स जरूर बना के आना एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा बडी। स्मॉल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज बर्ड्स एंड डिटैच एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल है इसका हाइड्रा। यानी कि छोटे-छोटे पार्ट्स पेरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो कर जाते हैं एज अ बड, और फिर ये डिटैच हो जाते हैं। जब फुली ग्रोन हो जाते हैं तो ये डिटैच हो जाते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे ये हाइड्रा का एग्जांपल है। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। यानी आपको देख रहे हैं सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट से ही नए ऑर्गेनिज्म का जन्म हो गया। ठीक है, तो इसमें दो पेरेंट्स तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो सेक्सुअल तो नहीं है ये। तो हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। इसके बेस के पास एक बड निकलती है, बड का फॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे ये बड ग्रो करने लगती है। देखो अब ये पूरा मैच्योर हो चुका है और यहाँ पे आके ये डिटैच हो गया। यानी एक सिंगल पेरेंट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो गया विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी गैमेट। इसमें कोई गैमेट नहीं लगा, सिर्फ एक बड का फॉर्मेशन हुआ है और एक नया ऑर्गेनिज्म बिल्कुल तैयार हो गया। तो ये है बडिंग, जो कि हाइड्रा में होती है। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और इसमें बडिंग होता है। असेक्सुअल में भी बडिंग इसका टाइप है और मेथड है जिसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है, नया ऑर्गेनिज्म पैदा करता है। सिंगल ऑर्गेनिज्म से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म हो गया, फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस hundreds of microscopic reproductive units when the spores burst। जो पेरेंट प्लांट है वो 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ये है, बहुत ही छोटे होते हैं स्पोर्स। व्हेन द स्पोर्स बर्स्ट, और जब ये स्पोर बर्स्ट होते हैं, देन द स्पोर्स स्प्रेड टू एयर। फिर ये जो स्पोर है, देखो ये स्पोर बर्स्ट हो चुका है तो ये स्पोर्स अब हवा में जा रहे हैं। वेयर दीस एयरबोर्न स्पोर्स लैंड ऑन सॉइल, ये कहीं जाकर कोई जमीन पे गिरे। एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब इसके जर्मिनेशन का टाइम आएगा, दे जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट। फिर वो वहां जाकर नए प्लांट से जर्मिनेट हो जाएंगे। हवा के थ्रू जाएंगे, ये हवा से जाएंगे और फिर ये स्पोर कहीं ना कहीं जाकर लैंड करेंगे और वहां पे जाकर ये जब कंडीशन फेवरेबल होगी वहां पे ग्रो करेंगे। इसका एग्जांपल है राइजोपस। ये राइजोपस का डायग्राम है। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स स्टोर होते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तभी ग्रो कर देंगे। ये देखो एयरबोर्न है, ये हवा के थ्रू जाएंगे, ये कहीं ना कहीं लैंड करेंगे, उसके बाद एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद एक है एसेक्सुअल का टाइप वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो काफी लेंथी टॉपिक है, तो इस पार्ट में ये कवर नहीं हो पाएगा, तो उसका एक अलग से पार्ट बनेगा जो कि इस वीडियो के नेक्स्ट में आएगा। तो आप उसको भी जरूर देख लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब ये पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक